Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medico's Gallery. Friends, in this video we are going to discuss about a homeopathic drug Apis mellifica. So, let's begin. The common name of Apis mellifica is the poison of the honey bee. तो मतलब ये जो होम्योपैथिक ड्रग एपिस मेलिफिका है ये हनी बी के पॉइजन से बनता है. अडेप्टेड टू द स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन ग्लैंड्स एनलार्ज्ड इंड्यूरेटेड. तो ये कैसे पेशेंट्स को अडेप्टेड है तो जिनका स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब उनमें ग्वाइटरस स्वेलिंग देखने को मिलता है, ग्वाइटरस कंडीशन, थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग देखने को मिलता है. ग्लैंड्स एनलार्ज्ड एंड इंड्यूरेटेड मतलब ग्लैंड्स उसके बड़े हो जाते हैं और स्टोनी हार्ड हो जाते हैं. सीरस और ओपन कैंसर मतलब कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर का केस भी देखने को मिल सकता है. वुमेन स्पेशली विडोज, children and girls who are generally careful become awkward and let things fall while handling them. तो ये औरतों को स्पेशली उनमें भी विधवाओं को शूट करता है. बच्चों और लड़कियां जो कि ऐसे तो केयरफुल होती है डे टू डे लाइफ में बट फिर कभी कभी ऑकवर्ड टाइप का बिहेव करने लगती है, अनाड़ी जैसे बिहेव करने लगती है और जो चीज़ें उन्हें हैंडल करने दिया जाता है वो उसे गिरा देती है. बोविस्टा में भी सेम देखने को मिलता है. बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट एक्जैंथेमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड. तो अगर एक्जैंथेमा हुआ था, शॉर्ट टाइम से एक्जैंथेमा हुआ है और अच्छे से वो डेवलप नहीं कर पाया या फिर उसे एलोपैथिक मेडिसिन या कोई मेडिसिन देके सप्रेस कर दिए तो उसका फिर जो बैड इफेक्ट होता है उसके बुरे असर से जो भी चीज़ें आए उसमें एपिस मेलिफिका इंडिकेट होता है. सेम वैसा ही जिंक में भी देखने को मिलता है. मीजल्स, स्कारलेटिना, अर्टिकेरिया ये सारे कंडीशन में भी इंडिकेट होता है ये ड्रग. एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज़. तो ये इनमें जो प्रॉब्लम्स होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं तो जेलसी हो सकता है, फ्राइट, रेज मीन्स एंगर, वेक्सेशन मीन्स चिढ़ हो सकता है अगर किसी से, बैड न्यूज़ अगर कोई सुन लिया तो उसके बाद से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है. तो ये सारे कॉजेजन हो सकते हैं इनमें प्रॉब्लम्स अराइज करने के. इरिटेबल, नर्वस, फिटजिटी, हार्ड टू प्लीज़. पेशेंट कैसा होगा तो चिड़चिड़ा सा होगा, बेचैन रहेगा. फिटजिटी मीन्स उसमें लैक ऑफ पेशेंस होगी, पेशेंस की कमी. हार्ड टू प्लीज़ उसे खुश करना मुश्किल होगा. वीपिंग डिस्पोजिशन, कैनॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज, डिस्पॉन्डेंट. तो पेशेंट में वीपिंग डिस्पोजिशन देखने को मिलेगा, रोंदू स्वभाव का, ऑल टाइम रोता रहेगा, रोना रोक नहीं पाएगा, डिस्करेज्ड रहेगा, होप खो देगा और डिसअपॉइंटेड रहेगा. ऐसा ही सेम पल्सटीला में भी देखने को मिलता है. सडन स्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग. तो सोकर उठते वक्त या फिर सोने जाते वक्त इस समय अगर अचानक से बच्चे चिल्लाने लगे, पियर्सिंग स्क्रीम्स चुभने जैसा चिल्लाने लगे तो फिर ये इंडिकेट होता है एपिस मेलिफिका. और ऐसा हेलिबोरस में भी देखने को मिलता है. और ये जो चिल्लाहट है ये स्पेशली ब्रेन डिजीज़ के वजह से होता है. ब्रैकेट के अंदर फिर क्या लिखा है, इडीमा, बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज. तो इडीमा अगर हो और आइज के अंडर में बैग जैसा पफी स्वेलिंग हो तो फिर एपिस यूज़ कर सकते हैं. ओवर द आइज कैलिकार्प यानी कि आइज के अंडर में अगर स्वेलिंग हो तो एपिस मेलिफिका इंडिकेट हो रहा है, लेकिन अगर आइज के ऊपर में अगर फूल जाए तो कैलिकार्प ठीक रहेगा. ऑफ द हैंड्स एंड फीट, हाथ पाँव अगर फूल जाए. ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट, अगर ड्रॉप्सी देखने को मिले, शरीर फूल सा गया है और प्यास नहीं लग रहा है. ब्रैकेट में क्या लिखा है, विथ थर्स्ट, एसिटिक एसिड, एपोसाइनम. एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, टच के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, टच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. बेलाडोना और लैकेसिस में भी ऐसा ही होता है, उनमें भी टच बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है. पेन कैसा होगा एपिस मेलिफिका का तो बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, जलन जैसा दर्द होगा, डंक मारने जैसा दर्द होगा, बहुत ही सोर हो जाएगा वो एरिया. सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एपिस मेलिफिका का पेन जो होता है वो एक
पार्ट से दूसरे पार्ट में माइग्रेट कर जाता है अचानक से। ऐसा ही सेम देखने को मिलता है कैलीबाइक्रोमिकम, लैक कैनिडम और पल्सटीला में भी। थर्स्टलेसनेस, तो पेशेंट में थर्स्टलेसनेस होगा, प्यास नहीं लगेगा। इन एना सर का अगर फुल बॉडी इडिमा हो जाए, पूरा बॉडी फूल जाए, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। एसाइटिस, अगर मतलब बोलते हैं पेट में पानी भर गया, ये पिक्चर में आप देख सकते हो पेट कितना बाहर स्वेल है, तो एसाइटिस वाले कंडीशन में भी दे सकते हैं। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, एसिटिक एसिड बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स्ट, मतलब एसाइटिस में एसिटिक एसिड भी दे सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एसिटिक एसिड में जो फेस है वो एपिस मेलिफिका के कंपैरिजन में ज़्यादा वैक्सी होगा और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, जबकि एपिस मेलिफिका में फेस वैक्सी तो था लेकिन थर्स्टलेसनेस था। बट एसिटिक एसिड में एपिस के कंपैरिजन में फेस ज़्यादा वैक्सी होगा और ग्रेट थर्स्ट होगा। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, मतलब इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगा, यूरिन अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा और जिन पार्ट से होकर यूरिन गुजरेगा उस पार्ट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट, मतलब एक पल के लिए भी यूरिन को रोक पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक पल के लिए भी यूरिन रोक पाया, मतलब तुरंत ही यूरिन ब्लैडर में घुसा, पूरा भरा भी नहीं और उसे यूरिन लगने लगता है। एंड व्हेन पास्ड स्कार्ड सीवियरली, और जब यूरिन पास करता है तो बहुत ज़्यादा जलता है। फ्रीक्वेंट पेनफुल स्कैंटी ब्लडी, यूरिन कैसा होगा, फ्रीक्वेंट, बार बार पेशाब लगेगा और दर्द होगा, बहुत कम कम निकलेगा और ब्लड मिक्स भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, sensation in abdomen as if something tight would break if much effort were used, तो इसके कॉन्स्टिपेशन, इसके कब्ज में कैसा लगेगा, तो ऐसा लगेगा पेट के अंदर एस एब्डोमिनल रीजन में ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ टाइट सा है और ज़्यादा अगर एफर्ट लगाए स्टूल पास करने में तो कुछ टाइट सा जो कि एब्डोमेन के अंदर वो टूट जाएगा, ऐसा सेंसेशन होता है। डायरिया of drunkards in eruptive diseases especially if eruptions be suppressed, तो शराबियों में अगर मतलब स्पेशली जब इरप्टिव डिजीज़ हो और इरप्शन सप्रेस हो गया हो उसके बाद अगर डायरिया आ रहा हो तो एपिस मेलिफिका इंडिकेट होता है। और इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन, मतलब हर कदम से, हर एक चाल पे अपने आप उसका पॉटी निकलते रहेगा। एज दो एनस वाइड वॉज वाइड ओपन, ऐसा लगेगा जैसे कि जो उसका एनस है वो पूरा खुला हुआ है, मतलब कंट्रोल में नहीं, पॉटी अपने आप चल रहा है निकल रहा है, उसे पता भी नहीं चल रहा। फॉस्फोरस में भी ऐसा होता है। अफेक्ट्स राइट साइड, जो एपिस है वो राइट साइड को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल्स, इनका एनलार्जमेंट हो जाता है, ये फूल जाते हैं, ड्रॉपसी इनमें देखने को मिलती है। इंटरमिटेंट फीवर, मतलब ऐसा फीवर जो रुक रुक के आता है, तो इंटरमिटेंट फीवर जिसमें कि चिल जो है वो 3 PM में, 3 बजे आफ्टरनून में मतलब होता है उसका चिल स्टेज विथ थर्स्ट, मतलब इसके चिल में प्यास नहीं लगे, ऐसे तो ये रेमेडी जो है वो थर्स्टलेस है, लेकिन जो इसका इंटरमिटेंट फीवर का चिल स्टेज आता है 3 PM में, उस टाइम में उसको प्यास लगता है ऑलवेज। इग्नेशिया में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। एग्रावेशन ऑन वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, मतलब बाहरी हीट अगर उसको प्रोवाइड करे या गर्म रूम है तो उसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। थूजा में दिया हुआ है कि 3 AM एंड 3 PM, थूजा का चिल स्टेज सुबह 3 बजे और दिन में 3 बजे, दोपहर में 3 बजे होता है। रिलेशंस कॉम्प्लीमेंट्री टू नाट्राम्यूर, डिसअग्रीज व्हेन यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर रस्टक्स, मतलब कि एपिस जो है वो इनिमिकल टू रस्टक्स है, अगर रस्टक्स दिए हैं तो उसके बाद एपिस नहीं दे सकते, या फिर अगर एपिस दिए हैं तो उसके बाद रस्टक्स नहीं दे सकते, मतलब उसके आगे पहले जो है एपिस और रस्टक्स इनिमिकल होता है, आगे पहले नहीं दिया जा सकता। Arsenic and pulsatilla follows Apis well, has cured Scarlatina albuminaria after Cantharis digitalis helleborus failed, मतलब अगर Scarlatina albuminaria अगर इस कंडीशन में अगर Cantharis digitalis और हेलीबोरस भी फेल कर जाए तो फिर एपिस क्योर किया है। एग्रावेशन कैसे होगा, तो आफ्टर स्लीपिंग, लैकेसिस में भी ऐसा ही होता था, सोने के बाद बढ़ जाता था। क्लोज्ड, स्पेशली जो गर्म और हीटेड रूम्स होते हैं वहाँ वो इनटॉलरेबल हो जाते हैं, और भीग जाने से भी इनका जो है एग्रावेशन हो जाता है। रस्टक्स में भी भीग जाने से प्रॉब्लम होता है, बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर, मतलब कह रहा है कि भीग जाने से प्रॉब्लम होता है लेकिन अगर कोई जो अफेक्टेड पार्ट है अगर उसको भिगोएंगे या फिर उसको धोएंगे, मॉइस्चरिंग करेंगे तो उससे आराम लगेगा। अमिलियोरेशन, आराम कैसे मिलेगा, तो खुला हवा में, ठंडा पानी में, ठंडा पानी से नहा के, अनकवर करके, पेन्स बाय कॉफिंग, वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन व्हेन सिटिंग इरेक्ट। So this was all about
Apis mellifica. In the next video, we will meet with another important drug. So, thanks for watching.